Hello friends, welcome to Knowledge Shower. This is lecture 7 of our Indian Constitution series, and in this lecture we are going to discuss about part 1 of Indian Constitution, that is Union and its territories. Hi, I am Shivam Pandey and जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सबसे पहले नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल एंड टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, इस पे हम आपको रेगुलर अपडेट्स एंड नोट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, ऑनलाइन क्लासेस फॉर DU LLB, BHU LLB एंड अदर 3 year LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे क्लासेस हैं, फीस बहुत ही अफोर्डेबल है, दैट इज 5,999 रुपीज। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सो अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पार्ट की बात करूं दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की, तो 4 आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पार्ट में, दैट इज आर्टिकल 1 to 4। आर्टिकल 1 टॉक्स अबाउट नेम and territories of India. Article 2 talks about admission or establishment of new state. Article 3 talks about formation of new state and alteration of existing state. Article 2 और Article 3 में एक माइनर डिफरेंस है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, और कुछ सप्लीमेंटल मैटर्स वो आर्टिकल 4 में बात होती है। तो ये जो पार्ट 4 है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 आर्टिकल्स में डिवाइडेड है, आर्टिकल 1 to 4। कमिंग टू आर्टिकल 1 दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अगर मैं आर्टिकल 1 की बात करूं दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की, सो आर्टिकल 1 में 3 सब आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1 क्लॉज 1, आर्टिकल 1 क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3। आर्टिकल 1 बात करता है दैट इज इंडिया, दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो भारत है वो क्या है, वो यूनियन ऑफ स्टेट है। अच्छा, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि यूनियन ऑफ स्टेट ही क्यों हुआ, यूनाइटेड स्टेट क्यों नहीं हुआ। जैसे यूएस है यूनाइटेड स्टेट, वैसे इंडिया को भी यूनाइटेड स्टेट क्यों नहीं लिखा और यूनियन ऑफ स्टेट क्यों लिखा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको BR अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्लियर किया था कि हमने यूनाइटेड स्टेट क्यों नहीं यूज किया। देखिए जो यूएस है, यूएस कई सारे इंडिपेंडेंट स्टेट से मिलकर बना है, और वो कई सारे इंडिपेंडेंट स्टेट बाद में ट्रिटी करते हैं और साथ में जुड़ते हैं, तब वो एक कंट्री बनता है दैट इज यूनाइटेड स्टेट। लेकिन इंडिया जो है वो एज अ होल आजाद हुआ था। इंडिया, हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में आजाद नहीं हुए थे, हम एज अ होल आजाद हुए थे, और इसलिए हम यूनियन है। और हमने अपने आप को ये सहूलियत दी है कि हम गवर्नेंस के लिए, कि गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो, इसलिए हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में अपने देश को बांट सकते हैं, लेकिन इंडिया एज अ होल यूनाइट ही रहेगा, एक रहेगा। और इसीलिए इंडियन फेडरेशन में कि इंडिया फेडरल है, क्वाजी फेडरल है, इस पे बहुत चर्चा होती है, जिसपे BR अम्बेडकर ने कहा भी है कि इंडिया परिस्थिति के हिसाब से फेडरल भी है और परिस्थिति के हिसाब से यूनिटरी भी है। इसकी डिस्कशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। सो पहला आर्टिकल बात करता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट क्यों है, क्योंकि भारत एज अ होल एक है और हमने ईज ऑफ गवर्नेंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड कर रखा है अपनी कंट्री को। आर्टिकल 2 बात करता है स्टेट एंड टेरिटरीज की, और ये कहता है कि स्टेट एंड टेरिटरीज की अगर बात की जाए तो स्टेट एंड टेरिटरीज वो हैं जो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन कर रखी हैं, दैट इज इंडिया के वो स्टेट्स और वो यूनियन टेरिटरीज हैं जो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। सो आर्टिकल 2 उसकी, आर्टिकल 1 क्लॉज 2 उसकी बात करता है। आर्टिकल 3 वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 1 क्लॉज 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बात करता है टेरिटरीज ऑफ इंडिया की। और टेरिटरीज ऑफ इंडिया में वो बात करता है कि क्या क्या कंसिस्ट होती है टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया है क्या। तो यहां पे बताया जाता है स्टेट की टेरिटरी प्लस यूनियन टेरिटरी और प्लस एक्वायर्ड टेरिटरी। जब हम इन तीनों को मिला देते हैं तो हमारी टेरिटरी ऑफ इंडिया बन जाता है, दिस इज इक्वल टू टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि यूनियन ऑफ इंडिया और फिर टेरिटरी ऑफ इंडिया में डिफरेंस क्या है। देखिए डिफरेंस ये है कि जो यूनियन ऑफ इंडिया है, जितने स्टेट हमारे देश में हैं वो सब हो गया यूनियन ऑफ इंडिया, डिफरेंट स्टेट जितने भी हमारे स्टेट में वो हो गया यूनियन ऑफ इंडिया। वे टेरिटरी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या होता है, स्टेट की टेरिटरी प्लस यूनियन की टेरिटरी प्लस वो टेरिटरी जो हम टाइम टू टाइम एक्वायर करेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि एक्वायर टेरिटरीज क्या होती हैं। देखिए एक्वायर टेरिटरीज क्या होती हैं, जैसे जो टेरिटरी बाहरी देश के कंट्रोल में है और उसको हम बाद में एक्वायर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल
पोर्तुगीज से हमने कई सारी टेरिटरीज एक्वायर की थी जो इंडिया में थी। फ्रेंच कंट्रोल में कई सारी कंट्री जो इंडिया में थी वो हमने एक्वायर की थी फ्रेंच से। जैसे अगर हम बात करें, दमन एंड दीव हो गई, गोवा हो गया, पुडुचेरी हो गया, कैलिकट हो गया, माहे हो गया, ये हमने पुडुचेरी एंड फ्रेंच से क्या की थी, एक्वायर की थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये क्या होगी, एक्वायर्ड टेरिटरी। अब मोड ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, देखिए मोड ऑफ एक्विजिशन की अगर मैं बात करूं कि एक्वायर्ड टेरिटरी है तो उसका मोड ऑफ एक्विजिशन क्या होगा। देखिए मोड ऑफ एक्विजिशन होगा इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से। इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से जो एक्विजिशन का तरीका होता है, केवल हम उसी तरीके से अपनी टेरिटरी को एक्वायर कर सकते हैं। सो क्या क्या मोड्स हैं वो, एक है सेसेशन, देन ऑक्यूपेशन, प्रिस्क्रिप्शन, एक्रीशन, कंक्वेस्ट एंड सब्जुगेशन। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये होते क्या हैं। सो ये कुछ मोड्स हैं जिनके थ्रू आप टेरिटरीज को एक्वायर कर सकते हैं। एंड कौन कौन सी टेरिटरीज एक्वायर्ड हुई हैं, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी। एंड ये दादर एंड नगर हवेली की अगर मैं बात करूं तो एक्वायर हुई है 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, गोवा, दमन एंड दीव बाय 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो इनको एक्वायर किया गया है। सो ये क्या है, एक्वायर टेरिटरी। अब क्या होता है, अब देखिए आर्टिकल 1 बात कर देता है इंडिया दैट इज भारत, वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। और यूनियन ऑफ स्टेट की बात हो गई है, और टेरिटरीज ऑफ इंडिया क्या क्या कंसिस्ट होती हैं, स्टेट टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी और एक्वायर टेरिटरी। अब बात आती है, मान लीजिए टेरिटरी एक्वायर हो गई, अब इसके बाद क्या होता है, अब बात आती है आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 यहां पे बात करता है एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। किस चीज की बात करता है, एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। मतलब क्या है, मतलब यह है पार्लियामेंट लॉ बना के किसी भी बाहर के देश को, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान से सुनिए, पार्लियामेंट लॉ बना के किसी भी बाहर के देश को एज अ न्यू स्टेट, किसी भी न्यू स्टेट को एडमिट कर सकता है, किसमें, यूनियन में। पार्लियामेंट लॉ बना के किसी भी बाहर के देश को या किसी भी बाहर के स्टेट को एडमिट कर सकता है इनटू द यूनियन। और उसको एडमिट करने के बाद क्या बना सकता है, नया राज्य बना सकता है। ये किसके पास पावर होती है, पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है। तो देखिए होता कैसे है कि कोई भी फॉरेन टेरिटरी जब हम एक्वायर करते हैं, एक्विजिशन किसमें है, आर्टिकल 1(3)(c), इसके तहत हम क्या करते हैं, एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। और एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी के बाद क्या हुआ कि हमें उसे एडमिट भी तो करना पड़ेगा इंडिया में। और एडमिट करने के लिए कौन सा आर्टिकल काम आता है, आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो एडमिट करने की बात करता है। और एडमिट करने के बाद हम उसे क्या करते हैं, स्टैब्लिश कर देते हैं, किसमें, न्यू स्टेट में, या तो स्टैब्लिश कर देते हैं या न्यू यूनियन टेरिटरी में स्टैब्लिश कर देते हैं। और इसी चीज का यूज करते हुए हमने सिक्किम को इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया और इंडिया में एक स्टेट की तरह स्टैब्लिश किया। एंड इट वाज डन बाय 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको हमने इंडिया में एज एन स्टेट हमने क्या किया, एडमिट किया सिक्किम को। एक इंपॉर्टेंट केस है आरसी पौद्याल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब देखिए आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है कि पार्लियामेंट जो है लॉ बना के एडमिट और स्टैब्लिश कर सकता है, और वो जैसे चाहे उस टर्म पे चीजें कर सकता है, मतलब जिस टर्म पे चाहे उस टर्म पे स्टेट को एडमिट कर सकता है इंडिया में। लेकिन आरसी पौद्याल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में यह कहा गया कि भले ही पार्लियामेंट किसी भी टर्म एंड कंडीशन में बाहर के किसी भी स्टेट को इंडिया में एडमिट कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी ऐसे कंडीशन पे एडमिट करेगा जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। इसलिए टर्म्स एंड कंडीशन वही होनी चाहिए जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्करेंट है, दैट इज उससे कंसिस्टेंट है, ना कि इनकंसिस्टेंट। बात करते हैं आर्टिकल 3 की। देखिए आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ऑल्ट्रेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज, नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। अब देखिए आर्टिकल 3 में क्या बात होती है, आर्टिकल 2 जहां हमने देखा बात कर रहा है बाहर की टेरिटरीज के रिगार्डिंग, बाहर के स्टेट के रिगार्डिंग। आर्टिकल 2 वहीं बात करता है इंटरनल, इंडिया में जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है उनके बारे में बात कर रहा है। सो आर्टिकल 3 दो चीजों पे बात करता है, पहला फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और दूसरा ऑल्ट्रेशन इन द एग्जिस्टिंग स्टेट। अब देखिए फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, नए स्टेट का फॉर्मेशन कैसे होता है इंडिया में, इंडिया में दो तरीके से होता है, या तो सेपरेशन ऑफ टेरिटरीज, भाई एक टेरिटरी है जैसे फॉर एग्जांपल यूपी था, यूपी से उत्तराखंड अलग कर दिया, दो देश हो गए ना, सॉरी दो राज्य हो गए, दो स्टेट हो गए। और या तो यूनाइटिंग द टेरिटरीज, जैसे भी रिसेंटली क्या किया है, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को क्या कर दिया, एक कर दिया। सो यूनाइटिंग द टेरिटरीज, सो या तो सेपरेट करके नए स्टेट बना सकते हैं या तो यूनाइट करके नए स्टेट या यूनियन टेरिटरी
बना सकता है। ये तो हो गया फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट के बारे में। अब ऑल्ट्रेशन इन एग्जिस्टिंग स्टेट, ऑल्ट्रेशन इन एग्जिस्टिंग स्टेट क्या है? देखिए एग्जिस्टिंग स्टेट जो है उनके एरिया में ऑल्ट्रेशन कर सकता है, उनकी बाउंड्रीज में ऑल्ट्रेशन कर सकता है और उनके नेम में ऑल्ट्रेशन कर सकता है। एरिया में जैसे उसका एरिया बढ़ा भी सकता है किसी भी टेरिटरी का, मतलब स्टेट का, और उसका एरिया डिमिनिश भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, और उसकी बाउंड्रीज में चेंजेस कर सकता है या उसके नाम को बदल सकता है। जैसे उत्तरांचल नाम था पहले उत्तराखंड का, तो पहले उत्तरांचल था, फिर उसको उत्तराखंड किया गया। यूपी का पहले क्या नाम था? यूनाइटेड प्रोविंस, बाद में क्या किया? उत्तर प्रदेश किया। सो ऐसे ही किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास पावर है। ये पावर किसके पास है? पावर है पार्लियामेंट के पास। आर्टिकल 2 में भी पार्लियामेंट के पास पावर है, आर्टिकल 3 में भी किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास। सो एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट की है कि वो नए स्टेट बना भी सकता है और एग्जिस्टिंग स्टेट में चेंजेस कर सकता है। और ये नए स्टेट जो बनाने की बात हुई है, जो नए स्टेट्स, ये जो पहले से एग्जिस्टिंग स्टेट है उसी में से बनाने की बात हुई। जैसे बिहार को तोड़ के झारखंड और बिहार अलग अलग किया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग किया गया। सो ऐसे ही अब देखिए प्रोसीजर क्या फॉलो होता है। अगर हमें नया स्टेट बनाना है या कोई ऑल्ट्रेशन करना है तो प्रोसीजर क्या फॉलो होगा? देखिए सिंपल सा प्रोसीजर है। एक बिल होगा और वो बिल प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से पार्लियामेंट में जाएगा। पार्लियामेंट की किसी भी हाउस में प्रेसिडेंट उस बिल को रिकमेंड करेंगे, लेकिन रिकमेंड करने से पहले वो उस बिल को कहां रिफर करेंगे? स्टेट असेंबली में। जिस स्टेट की बाउंड्रीज में चेंज हो रहा हो या फिर स्टेट को बांटा जा रहा हो, बाइफर्केशन किया जा रहा हो, उस स्टेट के लेजिस्लेचर में सबसे पहले वो बिल भेजा जाएगा प्रेसिडेंट द्वारा, ताकि उस स्टेट असेंबली का क्या लिया जा सके? व्यू लिया जा सके। अब ये जो व्यू होता है ये बाइंडिंग नहीं होता, ये व्यू बाइंडिंग नहीं होता है पार्लियामेंट पे। ये केवल व्यू लिया जाता है कि आपकी बात हमने सुन ली है, अब आपके सजेशंस को हम आगे इनकॉर्पोरेट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट देते हैं प्रेसिडेंट, और उस टाइम लिमिट में व्यू जो है एक्सप्रेस करना होता है, और उसके बाद क्या होता है? बिल जो है पार्लियामेंट में रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट, और पार्लियामेंट में रिकमेंड करने के बाद किसी भी हाउस में रिकमेंड कर देंगे, या तो लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी हाउस में वो रिकमेंड कर सकते हैं। और उसके बाद दोनों हाउसेज में बिल पास होने के बाद जब प्रेसिडेंट के असेंट लग जाते हैं तो दो राज्यों का क्या हो जाता है? बाइफर्केशन हो जाता है टू स्टेट्स का। सो टू स्टेट्स का क्या हो जाता है? बाइफर्केशन हो जाता है। अब बात ये आती है, देखिए प्रदीप केस में, प्रदीप चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में बहुत ही क्लियर वे में कहा गया कि जो व्यू लिया जाता है, ये जो कंसल्टेशन ली जाती है व्यू की फॉर्म में, ये जरूरी नहीं है कि कंकरेंस हो, और ये बाइंडिंग नहीं होती है। ये क्या है? ये बाइंडिंग नहीं होती है, और इट डज नॉट मीन्स कि कंकरेंस होनी चाहिए, जो स्टेट लेजिस्लेचर ने कहा है वही पार्लियामेंट करे। नहीं, पार्लियामेंट के पास अपनी पावर होती है कि वो अपनी पावर का यूज करते हुए कानून बना सकता है, और जरूरी नहीं कि वो स्टेट लेजिस्लेचर की बात माने या ना माने। अब यहां से हम एक चीज और फिगर आउट करते हैं कि इंडिया विच इज अ यूनियन ऑफ states, it is a indestructible union with destructible state। मतलब क्या है? एज अ यूनियन उसको आप नहीं डिस्ट्रक्ट कर सकते, उसको नहीं बांट सकते, ठीक है, लेकिन आप उसके जो स्टेट है उनको डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, दैट इज बांट सकते हैं 2 या 3 में। सो इंडिया क्या है? एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। एक और लीडिंग केस है बेरीबेरी यूनियन का, जिसमें एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव की बात हुई थी। इसमें क्या था? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 3 है, इट टॉक्स अबाउट इंटरनल एडजस्टमेंट। यहां पे क्लियर वे में कहा गया है कि आर्टिकल 3 क्या बात करता है? इंटरनल एडजस्टमेंट की, दैट इज जो पहले से ही राज्य देश में है उनकी बात करता है। एंड आर्टिकल जो 3 है उसके अंडर पार्लियामेंट जो है डज नॉट हैव पावर कि वो कोई भी राज्य, जो इंडिया का कोई भी राज्य है, वो किसी और देश को दे सके। ये आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं होती है, और इसके लिए पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आना ही पड़ेगा अंडर आर्टिकल 360। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट केस, रामकिशोर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आपने इसमें देखा होगा कि भाई ये जो यहाँ पे क्या है? आर्टिकल 3 में यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है, यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है, और कहीं पे भी यूनियन टेरिटरी नहीं लिखा है। रामकिशोर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये बात उठी थी, और इस केस में क्या हुआ? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 में जहां जहां भी स्टेट लिखा हुआ है, यहां पे स्टेट का मतलब यूनियन टेरिटरी भी है, और यूनियन टेरिटरी भी एप्लीकेबल होगा स्टेट के स्थान पर। दोनों चीजें मतलब इंटरचेंजेबल होगी, मतलब स्टेट की जगह यूनियन टेरिटरी भी यूज हो सकता है, मतलब स्टेट में इंक्लूड यूनियन टेरिटरी ऑल्सो, स्टेट में क्या? यूनियन टेरिटरी भी इन्वॉल्व होगी।
एंड इस चीज को फिर 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके फिर कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया गया और यूनियन को ऐड किया गया था। नाउ कमिंग टू वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बाइफरकेशन ऑफ स्टेट की हम बात करते हैं तो बाइफरकेशन ऑफ स्टेट जो किस आधार पे किया जाता है। देखिए, बाइफरकेशन ऑफ स्टेट के लिए कमिटी बनाई गई थी, धर कमीशन, जेवीपी कमीशन एंड फजलई कमीशन। धर कमीशन और जेवीपी कमीशन जब लिंग्विस्टिक बेसिस पे बात उठ रही थी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे किसी भी स्टेट को बाइफरकेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो धर कमीशन और जेवीपी कमीशन ने इसके लिए मना कर दिया था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे बाइफरकेशन नहीं होगा। और वहीं फजल अली कमीशन ने कुछ गाइडलाइंस पुट फॉरवर्ड की थी जिसमें लैंग्वेज, इकोनॉमिक्स, कल्चरल एंड अदर सिमिलैरिटीज थी, जिसके बेसिस पे प्रॉपर गाइडलाइंस थी कि स्टेट को बाइफरकेट किया जा सकता है। ये अब आर्टिकल 4 की बात करते हैं। देखिए, आर्टिकल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कहीं पे भी अच्छे से कवर नहीं किया जाता, लेकिन मैं बहुत ही अच्छे से आपको बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। आर्टिकल 4 जो है वो कहता है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, इसके तहत अगर आप कोई भी अमेंडमेंट लेके आते हैं, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत अगर आप कोई चेंज करते हैं और उस चेंज से क्या होता है, अमेंडमेंट होता है फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में। फर्स्ट शेड्यूल क्या बात करता है, यूनियन एंड टेरिटरीज की, और फोर्थ शेड्यूल क्या बात करता है, एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स। ठीक है, एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट मतलब हर स्टेट से कितनी राज्यसभा की सीट होती है उसकी बात करता है फोर्थ शेड्यूल। तो आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत अगर आप कोई भी चेंज कर रहे हैं, कोई भी लॉ लेके आ रहे हैं जिससे चेंज हो रहा है और चेंज की वजह से फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट हो रहा है, इसके साथ साथ सप्लीमेंटल या इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स में भी अमेंडमेंट हो रहा है, तो उस केस में आपको आर्टिकल 368 का यूज करते हुए अमेंडमेंट लेके आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसे आर्टिकल 368 के तहत लाया गया अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। आप उसे सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में लेके आ सकते हैं और पास करवा सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि अगर इसके लिए अमेंडमेंट नहीं लाया जाना चाहिए और मतलब अमेंडमेंट लाने की जरूरत नहीं है, तो फिर 10th अमेंडमेंट क्यों लेके आया गया जब दादरा एंड नगर हवेली को इंक्लूड किया गया, गोवा, दमन एंड दीव को इंक्लूड किया गया, तो इसके लिए 10th अमेंडमेंट क्यों लेके आया गया। सिक्किम को जब इनकॉर्पोरेट किया गया तो उसके लिए 36th अमेंडमेंट क्यों लेके आया गया जब इन कामों के लिए अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं होती 368 के अंडर। तो देखिए, इसका सबसे इजी आंसर ये है कि 10th अमेंडमेंट जब लेके आया गया था, उस समय जब 10th अमेंडमेंट लेके आया गया था, देखिए आप यहां देखिए मैंने आपको क्या बताया है, रामकिशोर का केस बताया है, और रामकिशोर के केस में क्या हुआ था, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उठी थी कि जो स्टेट है, क्या स्टेट में यूनियन टेरिटरी भी इंक्लूडेड है, क्योंकि आर्टिकल 3 में कहीं पे भी यूनियन टेरिटरी की बात ही नहीं हुई थी। सिमिलरली आर्टिकल 2 में भी यूनियन टेरिटरी की बात नहीं हुई थी। तो रामकिशोर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर किया कि आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 में जहां पे भी स्टेट यूज हुआ है, वहां पे स्टेट की जगह यूनियन टेरिटरी भी यूज हो सकता है जब भी जरूरत पड़ेगी। और इसी के तहत क्या हुआ, 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आया गया और यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड किया गया, यूटी को आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर कहीं ना कहीं इंक्लूड किया गया। आर्टिकल 3 के अंदर तो एक्सप्लेनेशन 2 में इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, देखिए जब 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आया गया था तो ये चेंजेस तो हुए नहीं थे, यूनियन टेरिटरी तो इंक्लूड था नहीं उसमें, तो इसलिए इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आना पड़ा। और अगर हम सिक्किम की बात करें, आप कहेंगे सिक्किम तो 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, वो तो 18th के बाद ही आया। तो देखिए सिक्किम के केस में क्या हुआ था, स्पेशल प्रोविजन लेके आए थे, स्पेशल प्रोविजन लेके आए थे सिक्किम के केस में। तो स्पेशल प्रोविजन के केस में क्या होता है, हमें क्या करना पड़ता है, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना ही पड़ता है, इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए थे सिक्किम के केस में। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर अच्छी लगी हो वीडियो प्लीज शेयर करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड।